नमस्कार दोस्तों। चाइनीज लोगों के साथ एक इंटरेक्शन हुआ और चाइनीज जो लोग थे दे हैव बीन हिट विद अ ट्रुथ बॉम्ब। और जो चाइनीज लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि चाइना इज नॉट द फ्यूचर। ये एक सरफेस लेवल पे आपको स्टेटमेंट दिखाई देगी, लेकिन मैं आज जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं दैट इज मच मच मोर डीपर। जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है उसको मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एंड जो ये हिट किया इनको एक बॉम्ब की तरह, ये सच्चाई का बॉम्ब है कि जो ये ग्लोबल एनालिस्ट हैं जो डिस्कस ही नहीं करते कि चाइना का एक्चुअल सिचुएशन है क्या, और क्या चाइना फ्यूचर है वर्ल्ड के लिए या कोई और कंट्री है। जब मैंने चाइनीज लोगों से बात करी तो उन्होंने बोला चाइना इज नॉट द फ्यूचर। उसके कई रीजंस हैं, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और जो पुराना सिस्टम है चाइना का वो क्रम्बल कर रहा है, तो क्या चाइना ऐसे ही डूब जाएगा या वो उसको बचाने के लिए कोई काम भी कर रहा है। लेकिन जब चाइनीज से पूछो कि व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर, अगर चाइना फ्यूचर नहीं है, अमेरिका इनके हिसाब से फ्यूचर नहीं है, तो फ्यूचर है कौन? तो चाइनीज लोग बोलते हैं फ्यूचर इज इंडियाज। ये क्यों बोलते हैं? ये बहुत गहरी चीज है जो चाइनीज लोग समझते हैं। हर एक बच्चा यहां पर वो बिजनेस लैंग्वेज को समझता है। जो मेरा एक जो भांजा बोलते हैं कि भतीजा बोलते हैं, इसका जो मेरी वाइफ का भाई का बेटा है, आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वो उसको मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था। आई गेव हिम $20 और उसको बोला भी, उसकी बहन को मैंने $100 100 RMB दे दिए। तो मेरे पास वो सिर्फ 6 या 7 साल का है, मेरे पास कन्वर्जन करके लेके आया है कि भाई मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, इसको कन्वर्ट करता हूँ तो 140 RMB बनते हैं, जबकि मेरी बहन को तुमने 100 दिए हैं, उसको भी बराबर दे, नहीं तो पैसे इंक्रीज कर। 6-7 ईयर्स के बच्चे को मालूम है कि कन्वर्जन कैसे करते हैं डॉलर टू RMB। आप में से मुझे लगता है कई लोगों को आज भी पता नहीं होगा कि हमारा कन्वर्जन रेट डॉलर के साथ क्या है। तो दोस्तों, ये वो कंट्री है जो बिजनेस समझती है और उन्हें मालूम है कि फ्यूचर भारत का है। और ये मैं लाइटली बात नहीं कर रहा हूं, ये एविडेंस है मेरे पास, हिस्ट्री है, ऊपर से 1.4 बिलियन लोग हैं जो एक फर्म, उनका एक वो है स्ट्रेटजी, एक चीज दिमाग में हमारे कि देश हमारा है, इसे हमने अब विकसित बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था कि चाइना वो जो उसको बोलते हैं डेट के नीचे, डेट का हिंदी वर्ड क्या है, कर्जे के नीचे, वो डूबते जा रहे हैं। और जब मैंने वीडियो बनाया तो उसका जो रिस्पॉन्स है मैं हैरान रह गया था। इट वॉज इलेक्ट्रिक, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स थे उसके ऊपर, और हिटेड डिबेट भी शुरू कर दिए कि सर जो चाइना में हो रहा है भारत में भी हो रहा है। पैट्रियोटिक स्मेल आई मुझे उस वीडियो के बाद, लेकिन उसके अंदर एक चीज गहरी वो देखने वाली थी, क्रिस्टल क्लियर थी। एक क्रिस्टल क्लियर ये है कि चाइना डूब रहा है, हम अभी डूब नहीं रहे, ना ही डूबेंगे। हमारे NPA लेवल्स वो बहुत कम है, जबकि चाइना के अंदर तो 27% तो बैंक में जो इनके लोन्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो जो ओल्ड चाइना का नैरेटिव था वो क्रम्बल हो रहा है, जहां पे उन्होंने कॉमन प्रॉस्पेरिटी का इनका नारा था, इट इज ब्रेकिंग डाउन। और जो लोग हैं वो वेकअप हो रहे हैं चाइना के। मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाई है कि ये चाइना का ओल्ड सिस्टम है कि मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे दुनिया की, वो खत्म होता जा रहा है। और चाइनीज गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि ये फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बने, क्योंकि उसमें इनको मिला कुछ नहीं, सिर्फ लोन्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, और ये दिन रात काम करते रहे अमेरिकन के लिए। लेकिन इन्होंने जो पुराना सिस्टम है उसे तोड़ रहे हैं और नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं जो राइज कर, ये सोच रहे हैं कि जो नया सिस्टम है वो इनको राइज करवाएगा। जो फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज हैं, EV है, सोलर है, AI है, रोबोटिक्स है, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इवन मेडिकल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि इन्होंने रोबोटिक हॉस्पिटल खड़ा कर लिया जहां पर कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ रोबोट्स हैं। ये वहां तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, ये चाहते क्या हैं? चाहते यही है कि जो फ्यूचरिस्टिक सिस्टम्स हैं उसके अंदर चाइना आगे आए। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि दुनिया जो सिस्टम्स हैं फ्यूचरिस्टिक उसके लिए अभी रेडी नहीं है। और दूसरा, उनको ट्रस्ट नहीं है मेड इन चाइना के ऊपर, क्योंकि प्राइवेसी के इश्यूज हैं, पायरेसी के इश्यूज हैं। लेकिन अगर उसी चीज के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा जाता है तो दुनिया उसे हंसकर उसे एक्सेप्ट करती है, क्योंकि किसी को इशू नहीं है, क्योंकि वो भारत को ट्रस्टेड पार्टनर मानते हैं। अब चाइनीज ने बोला कि मोदी जी हर एक कंट्री में जाके 2 वर्ड्स यूज करते हैं। वो 2 वर्ड्स कौन से हैं? कि आपको बिजनेस उनके साथ करना चाहिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यू से लेस हो। चाइना तो कम्युनिस्ट है, डेमोक्रेटिक नहीं है। तो
तो लोगों के भेजे में डाल दिया मोदी जी ने बार बार, डेमोक्रेटिक कंट्री से आपको काम करना चाहिए। और दूसरा कि जिससे आप काम कर रहे हैं क्या वो आपका ट्रस्टेड पार्टनर है। अब दुनिया को चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो मोदी जी ने 2 वर्ड्स में चाइना की जो इतने सालों की तरक्की थी उसको जीरो कर दिया और मिसट्रस्ट खड़ा कर दिया है दुनिया का चाइना के लिए। चाइनीज लोग ये बात को समझते हैं कि मोदी जी कौन सी गेम खेल रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूं मैं आज ये जो टॉपिक है इसको आई विल गो वेरी मच मोर डीपर, क्योंकि ये लड़ाई इंडिया चाइना की नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया तो आउटलास्ट करेगा ही करेगा, लेकिन हम इन्हें सरपास भी करने वाले हैं बहुत जल्दी। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली हम बहुत आगे हैं इनसे। इकोनॉमिकली भी आगे हैं, ये भी बताऊंगा कैसे। और भाई हमारी जो लेडीज हैं 24,000 25,000 टन से ज्यादा तो जो भारत की लेडीज हैं उनके पास है गोल्ड है, और चाइनीज के पास सिर्फ कर्जे, वो कर्जे जो ये पे नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहा हूं पॉलिटिकली ऑल्सो वी आर एक्सेप्टेड नाउ इन एटलीस्ट 140 कंट्रीज। आप मुझे बता दीजिए कौन सी कंट्रीज हैं जो चाइना को सपोर्ट करती हो या इनके साथ खड़ी हो। और कल्चरली ऑल्सो यहाँ पे जो एक कल्चर है चाइना का वो टूटता जा रहा है। फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं, एक एक बच्चा है उसको भी संभालना मुश्किल हो गया, ऊपर से कर्जे हैं एंड बुरा हाल है। और कल्चर नाम की चीज नहीं थी। कल्चरल रेवोल्यूशन जब किया गया तो इनके यहां से धर्म को बाहर निकाल दिया। अब इनके पास फॉल बैक अरेंजमेंट नहीं है। तो दोस्तों जो मैं ये बोल रहा हूं कि भारत चाइना को सरपास कर लेगा, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन होगा कब? ये क्या आज होगा, अगले 6 महीने में होगा? तो आंसर है नहीं, इतनी जल्दी नहीं होगा। नॉट टुडे, नॉट टुमारो, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन जब आप इसको 15-20 साल के बाद जब हिस्ट्री की बुक्स लिखी जाएंगी उसमें एक चीज बड़ी ऑब्वियस होगा कि भारत ने ये जंग जीता क्योंकि हम लॉन्ग टर्म गेम में लगे रहे, आराम से अपना काम करते रहे, और भारत इस जंग को जीत भी गया। और मैं आपको इस जर्नी पे लेके जाता हूं अभी, जो चाइनीज सोचते हैं कि भारत यहां पर क्यों पहुंचेगा और क्यों इसको सरपास करेगा। भाई आपको मालूम है मैं चाइना में तब आया था जब चाइना का गोल्डन पीरियड चल रहा था। चाइना मिरेकल की बात पूरी दुनिया कर रही थी। मैंने वो टाइम देखा है और मैं आज का टाइम भी देखता हूं। मैंने वो टाइम भी देखा है जब स्काई स्क्रैपर्स यहां पर जो बिल्डिंग है वो 1 साल या 1.5 साल में वो पूरी होती थी। बुलेट ट्रेन इन्होंने इतनी तेजी से ओवरनाइट खड़ी करी हैं। जो बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर की अहमदाबाद टू मुंबई को करने में हमें 10 साल लगे, अभी पूरा नहीं हुआ है, चाइना 18 महीने में उसको पूरा करता है। टारगेट है इनका 20,000 किलोमीटर ऑफ रेल मैंने देखी यहां पर 2 साल में पूरी कर दी। हम 500 किलोमीटर को 10 साल में नहीं कर पाए। और जो फैक्ट्रीज हैं 24 घंटे काम करती थी पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। मैंने वो टाइम देखा है और मैं आज का टाइम देख रहा हूं जहां पर इनके जो डायस्पोरा, जो चाइनीज बच्चे हैं जो फॉरेन में रहते हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन अवर कंट्री। वो अपने मदरलैंड के लिए प्राउड तो हैं, लेकिन फ्यूचर ब्लिक दिखता है। और जो भारत है, जब उनको पूछो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, ये जो पुराना टाइम था इसका, जब ये गोल्डन पीरियड चाइना का चल रहा था, उस वक्त ये भारत को बोलते थे, दे यूज्ड टू लाफ। भारत और हमारे सामने टू नॉइजी, टू मेसी, टू पुअर, बहुत ज्यादा यहां पर पॉलिटिक्स है, ये बात होती थी। या बोलते थे कि अभी भी आपके ट्रेन जो है उसके ऊपर लोग बैठ के जाते, दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी। और आज वही चाइनीज बच्चे क्या बोल रहे हैं, ये जो मैस है आपकी कंट्री में, उसी ने इंडिया को ग्रेटेस्ट बनाना है। और ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ भी भारत की यही है कि हमारे पास मैस है, ये गंदगी है, ये नॉइस है। वो क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर सबसे कम अगर कोई डेथ्स हुई हैं वो भारत में थी। ऐसे नहीं क्योंकि हमारे पास वैक्सीन था, वैक्सीन आया साल के बाद। उसका रीजन था हमारा इम्यून सिस्टम। ये लोग बोलते हैं यहाँ के चाइना के कि आपके यहाँ पर गंदगी है, डिक्लाइन है, डिके है, सब कुछ है, उसके कारण आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ गया। चाइना ने चीजों को बहुत फास्ट डेवलप किया है, लेकिन भारत ने चीजों को स्ट्रांगली बिल्ड किया है। वो सबसे बड़ी कैपिटल है हमारे लोग। चाइना तेजी से जिसको लॉन्ग जंप करके वो आगे निकलता गया। हम जैसे वो था ना एक रैबिट एंड टॉर्टॉइस की रेस थी, टॉर्टॉइस आराम से चलता रहा, वो जीत गया। वो वाला हाल है हमारे साथ। हम आहिस्ता आहिस्ता निकल गए आगे,
10 साल में देखिए आप क्या तरक्की करी है हमने, ये चाइना देख रहा है। चाइना का जो मॉडल है तरक्की का, उसमें क्रैक आने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो हर चीज़ का कंट्रोल है, इतनी घोस्ट सिटीज़ बना दी हैं जहाँ पर एक आदमी भी रहता नहीं है। यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट वो चरम सीमा के ऊपर है, 40% से ज़्यादा वो क्रॉस कर गई है। और जो इनकी डेमोग्राफी है वो पूरी की पूरी कोलैप्स कर गई है। अगर आप चाइना देखेंगे तो चाइना वो 95-96% तो एक कोने में है सिर्फ, बाकी का पूरा चाइना खाली पड़ा है। वहां पर खेती करने वाला भी आदमी नहीं है, सारे लोग शहरों में आ गए, यानी कि डेमोग्राफी बिल्कुल बिगड़ी पड़ी है। और इंडिया का अगर मैच देखेंगे तो पूरे भारत में मैच है। डेमोग्राफी है तो पूरे भारत में स्प्रेड है, वो गांव में लोग भी हैं, शहरों में भी हैं। एंड इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म रेजिलियंस। भारत में लोग बैठे हुए, मैं भी कई बार गाली निकालता हूँ, ये क्या हो रहा है भारत में, कब तरक्की करेंगे। लेकिन चाइनीज लोग उसको डिफरेंटली देखते हैं, यही आपकी स्ट्रेंथ है। दोस्तों, अब ये जो मिथ है इसको भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं, भारत का और चाइना का, जो चाइनीज लोग सोचते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और डीप एनालिसिस की वीडियो है जो चाइनीज के साथ बात करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो चाइना की ग्रोथ है वो कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब के कारण नहीं हुई, ना ही उनका कोई मास्टर स्ट्रोक था। ये चाइनीज लोग बोलते हैं, कोई मैजिक नहीं था। सिर्फ ये था कि माओ की जो एक तरीका था कंट्रोल करने का, उसके बाद जब माओ चला गया तो चाइना ने एक काम किया, जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट लोग थे उनके साथ अपनी तार को जोड़ दिया कि तुम्हारी किश्ती पैसे बनाने की चल रही है, हमने अपनी खुंटी साथ पे लगा दी। बस वो किश्ती चल रही थी, चाइना भी चलता गया। और हुआ क्या? पैसे बनाए, पूरी कंट्री ने पैसे बनाए आंखें बंद कर कर। ले, और जो शी जिनपिंग है, जब वो प्रेसिडेंट बने तो उनको एक एम्पायर बना बनाया मिला था जो तरक्की कर रहा था, मोमेंटम था पूरे कंट्री के अंदर। लेकिन उस मोमेंटम के ऊपर ब्रेक लगा दी गई पिछले 10 साल में। सर्वेलेंस बढ़ गया, सेंसरशिप बढ़ गई, और पूरा का पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करी। जैसे माओ ने चाइना को कंट्रोल किया था, तो शी जिनपिंग ने वही काम किया। वो क्यों? उसका रीजन था कि यहां पर जो करप्शन है, जब तरक्की होती है बहुत ज्यादा, जब पैसे आते हैं तो करप्शन भी आती है। करप्शन इतनी ज्यादा थी कि शी जिनपिंग चाहते थे कि यहां पर करप्शन को कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल करते करते इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि पूरी कंट्रोल हर चीज का अपने हाथ में रख लिया। उन्हें यह बताने वाला कोई जिंदा नहीं है अभी कि भैया तुम जो काम कर रहे हो वो सही है या गलत है। जबकि भारत के अंदर वो उल्टा काम था। हमने ना तो कभी अपनी इकोनॉमी को कभी स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन देकर उसको बड़ा करने की कोशिश करी जैसे चाइना ने किया। अगर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं भी है तो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते रहे। भारत ने कभी ऐसा काम किया नहीं। अगर हम कोविड के टाइम पे दिक्कत पे भी थे तो हमने पैसा नहीं दिया लोगों के हाथ में कि जाइए आप जाके खर्चा कीजिए, जैसे चाइना करता कई बार। कभी भी नहीं। नो वन हैंडेड अस ट्रिलियंस। भारत को किसी ने नहीं दिया, ना फॉरेनर्स ने, जैसे फॉरेनर्स की कंपनीज ने आकर चाइना को ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट दिया है, ना ही भारत को जो सारी वर्ल्ड की फैक्ट्रीज हैं उन्होंने आके फैक्ट्री लगाई हमारे पास। कुछ नहीं। हम रगड़ते रहे, जैसे चक्की में रगड़ते हैं, भारत रगड़ता रहा अपने आप को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्ड करते रहे। हम अपने आप को स्लोली हर चीज का बेनिफिट एंड नुकसान देखकर हम अपने आप को रिफॉर्म करते रहे, डायरेक्शंस को चेंज करते रहे अंदर ही अंदर से स्लोली। कई बार वो स्लोनेस जो था वो फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन हम डेमोक्रेसी में रहते हुए सारी चीजों का जो जिसको बोलते हैं नेगेटिविटी ऑफ डेमोक्रेसी को देखते हुए भी हम स्लोली आगे बढ़ते रहे। हमने तेज भागने की कोशिश कभी भी नहीं करी। और इसीलिए यही काम जो लंबे तौर पर जो बड़े नेशंस होते हैं वो ऐसे ही राइज करते हैं स्लोली। मैं हमेशा बोलता हूं रॉकेट जो ऐसे जाता है, जब गिरता है तो रॉकेट की तरह ही गिरता है, लेकिन जब प्लेन उड़ता है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा और उसके बाद डिसेंट भी करेगा तो स्लोली वो डिसेंट करता है। रॉकेट की स्पीड में और प्लेन की स्पीड में फर्क होता है। भारत ने क्या किया? भारत ने जो रूट कॉज था चीजों का कि तरक्की कैसे करनी है, उसके ऊपर पहले काम किया। हमने डिजिटलाइज किया। ये चाइनीज बोलते हैं। हमने कंट्री को यूनिफाई कर एक झंडे के नीचे लेके आने की कोशिश करी। सनातनी हो गए इकट्ठे, झंडे के नीचे आ गए। जो हिंदू थे वो डंडे के नीचे आ गए, और जो दूसरी जमातें हैं आपको पता ही है वो डंडे खाने के ऊपर आ गए। तो तीनों को हमने यूनिफाई कर दिया डंडे के नीचे। अब आते हैं
साथ में हमने क्या किया कि हमारा जो 70% पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है। भारत ने उन सारे विलेजेस को शहरों के साथ आपस में कनेक्ट कर दिया। और आपको मालूम है कि हमने एक जैम, एक ट्रिनिटी बनाई थी, जिसके अंदर हमने यूपीआई खड़ा किया, फास्टर देन वीजा, फास्टर देन मास्टर कार्ड। हमने आधार, हमने उसको बनाया। आधार क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, हमने जीएसटी अपने ऊपर लगवाया ताकि तीनों चीजों को इकट्ठा किया जाए। हमने क्लीन टॉयलेट्स बनाने शुरू करे। इससे पहले कि हम एक टावर खड़ा करें, टावर के नीचे हमने पहले टॉयलेट्स बनाए। कोई सेक्सी चीज नहीं दोस्तों, कोई ग्लैमरस, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फाउंडेशनल चीजें हमने करी। अपने कंट्री की फाउंडेशंस को स्ट्रांग करने के ऊपर हमने काम किया और आज वो फाउंडेशन जो हैं उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने का काम आ गया है। और चाइना इसीलिए हमसे घबराता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी मिसाइल्स नहीं है, ना ही हमारी डिप्लोमेसी है। हमारी स्ट्रेंथ है कि मोदी जी ने 10 साल में जो फाउंडेशन स्ट्रांग कर दी, इकोनॉमी की, मिलिट्री की, डिप्लोमेसी की, ये सारी चीजें, प्लस जो हमारा यूथ है, यूथ को जो स्ट्रेंथन किया गया है, इसलिए जो भारत है वो स्मार्टर भी बन रहा है। वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एंड स्मार्ट तो हम पहले ही से थे, अब इंटेलिजेंट भी हो गए हैं। जबकि चाइना वो बूढ़ा होता जा रहा है और जितना बूढ़ा है उतना फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, बोझ है लोन का, जिंदगी चलानी मुश्किल हो गई है। और भारत क्या कर रहा है? चाइना के पास काम करने वाले लोग नहीं है। भारत हर एक साल करोड़ों इंजीनियर, करोड़ों एमबीएस हर साल बाहर निकलते हैं। उनका एम्बिशन एक ही है, हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। क्या करते हो? भारत में काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो सिलिकॉन वैली में जाके काम कर लेंगे, मिडिल ईस्ट में काम कर लेंगे, यानी कि रुकने वाले नहीं हैं। और कई तो ऐसे लोग हैं जो दुश्मन कंट्री में जाके भी काम कर लेते हैं, जैन होते हुए भी। ये हालत है भारतीयों की। यानी कि दोस्तों, अब भारतीय सिर्फ काम ही नहीं करते दूसरे कंट्रीज में जाकर, वी आर द फास्टेस्ट $1 बिलियन स्टार्टअप्स भारतीय अब क्रिएट कर रहे हैं, चाइनीज देख रहे हैं। और दुनिया भर में जो सीईओज आपको दिखते हैं, आपको हमेशा भारतीय दिखता है। ये चाइनीज लोग बोल रहे हैं। कभी भी वो कहते हैं कि चाइनीज जो है वो सीईओ क्यों नहीं बनता पूरी दुनिया में। मेरा आंसर है, उसका रीजन है बिकॉज नो बडी ट्रस्ट यू। ये चाइनीज खुद भी मानते हैं, वो इंडियंस होते हैं सीईओज। स्टार्टअप्स भी इंडियंस कर रहे हैं जो $1 बिलियन के हैं। और जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरे कंट्री में जाएंगे, वहां पर मिक्सअप होते हैं और मिक्सअप होने के बाद टेक ओवर भी कर लेते हैं सारा का सारा सिस्टम को। दोस्तों, इसी में ट्विस्ट है जिसको आप ब्रेन ड्रेन करते हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा, बहुत लोग ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं। चाइना उसे डिफरेंटली देखता है। आप ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा कि हमारे जो दिमाग के लोग हैं वो भारत से बाहर जा रहे हैं, ये हमारा नुकसान का रीजन नहीं है। वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग अवर ब्रेन। और ये लोग क्या करते हैं? जब हम अपना ब्रेन पावर को एक्सपोर्ट करते हैं, उसका रिटर्न अब हमें मिलना शुरू हो गया। 133 से 135 बिलियन डॉलर्स के तो रेमिटेंस हमें बाहर से भारत में आ रहे हैं। और चाइना के अंदर जो चाइना का यूथ है वो दे आर लाइंग फ्लैट। गांव में जहां पर घर की वैल्यू 0 है, वहां लेट रहे हैं जाकर मंजी डाके। कहां पर? पेड़ के नीचे, क्योंकि काम नहीं है। और वहां पर जो अपने अंदर जो गुस्सा है उसे खा रहे हो, कोई खाने के पैसे नहीं है। और हमारे लोग दुनिया भर में जाकर फतेह कर रहे हैं, सीईओज बन रहे हैं, कंपनीज को टेक ओवर कर रहे हैं, या अब तो कंपनियां भी उन्होंने अपनी लगानी शुरू कर दी। और चाइनीज लोग, ना फ्यूचर है ना प्रेजेंट है, आगे आके क्या होगा पता नहीं है। और जो वर्कफोर्स काम करने वाली है वो गांव में सड़ रही है। एक एपिडेमिक की तरह यहां पे फैलता जा रहा है मायूसी। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को मालूम है कि अब इस चीजों से बाहर निकलने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। नंबर्स की बात करते हैं कि जो शी जिनपिंग है, ये वो नंबर्स हैं जो इवन यहां की जो गवर्नमेंट है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकती। पहला है पॉपुलेशन का ट्रेंड। जो चाइना की जो पॉपुलेशन जो पीक थी 1.4 बिलियन की, वो उतनी नहीं है, वो नीचे आनी शुरू हो गई है। भाई, बूढ़ी पॉपुलेशन है, बूढ़े लोग जो है मरते जा रहे हैं। जो नई पॉपुलेशन है वो वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद अब उन्होंने क्या है, एक बच्चे से ज्यादा कोई करता ही नहीं है। ये जो सिविलाइजेशनल ब्लंडर था कि आपने अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए 30 साल पहले जो पॉलिसी बनाई,
उसका नुकसान आज भरना पड़ रहा है इनके पास। तभी यहाँ पर हर चीज़ रोबोटिक है। क्यों? काम करने वाले लोग ही नहीं है। और ये जो लोग हैं यहाँ के, जो यूथ है, वो या तो मैरिज करना नहीं चाहता, अगर करता है तो बच्चा नहीं चाहता। पॉलिसी एंड हो चुकी है 1 चाइल्ड की, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यूड है। तो रिजल्ट क्या है कि जो पॉपुलेशन यहाँ पर तेजी से श्रिंक होती जा रही है, और जो पॉपुलेशन है भी है वो एजिंग है, यानी कि काम करने वाले लोग नहीं है। जो बूढ़े लोग हैं वो पेंशन के ऊपर जिंदगी चला रहे हैं, पेंशन देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। और जो नेशनल पेंशन क्राइसिस यहाँ पर होती जा रही है, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है, पेंशन के पैसे नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इवन की जो कुदरत की मार है वो भी इतनी ज़्यादा पड़नी शुरू हो गई है कि हर रोज़ यहाँ पे कभी बाढ़ है, कभी सूखा है। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, बट इट इज इंक्रीजिंग। अब इसको कंपेयर करते हैं भारत के साथ। हमारी जो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन है, इट इज लेस देन 30। ये चाइनीज बोलते हैं कि आपके पास क्या पावर है काम करने की, ये आपको अगले 20-30 साल तक सोचने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों कोई यूथ वेव नहीं है चाइनीज के हिसाब से, ये प्रोडक्टिविटी की वेव है। ये कंजम्पशन के लोग हैं, ये इनोवेशन के लोग हैं, जो इनोवेट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। ये है हमारी यूथ पावर। और मोदी जी ने कई बार अपनी स्पीचेस में बोला भी है। और जो वर्ल्ड है जहां पर ग्रोथ कम हो रही है, भारत में ग्रोथ बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन की भी, प्रोडक्शन की भी, कंजम्पशन की भी, और जीडीपी की भी। और इसीलिए जो हमारे ये जो डेमोग्राफिक इंजन है, जिसे हम कई बार बोलते हैं कि यार इतनी पॉपुलेशन का हम करेंगे क्या, दुनिया डिफरेंटली देखती है इसको। चाइना बोलता है कि, चाइनीज लोग बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट ने हमें कंट्रोल करने की कोशिश करी, और इंडिया ने चूज किया क्योस है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योस में से अपॉर्चुनिटी कैसे बनानी है, ये हमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। लेकिन जो क्योस है हमारे कंट्री में, जो मेस है, यही हमें आगे लेके जा रहा है। वो कैसे? चाइना के अंदर हर चीज रोबोटिक है, लोग भी रोबोट की तरह है। जो उसमें चाबी भर दी वो वैसे ही ओबीडियंटली काम करते रहेंगे। हमारे यहाँ पर मैं कि दिमाग नहीं लगाते, वो जो बोल दिया वो करते रहो। यहाँ पे कई बार बारिश पड़ रही होती है, और हर एक वेडनेसडे और थर्सडे सैटरडे को हमारे यहाँ पर जो पौधे हैं बाहर सड़कों के ऊपर लगे होते हैं, पौधे हैं, ग्रास है या पेड़ हैं, उसको पानी देते हैं। अब वेडनेसडे को अगर तेज बारिश भी पड़ रही हो तो भी वो वहां पर बारिश में छाता लगे, रेनकोट लेके वो पौधे को पानी दे रहा है, क्योंकि ड्यूटी है। उसको बोल दिया कि वेडनेसडे और सैटरडे को पानी देना है, बेशक बारिश पड़ रही हो वो पानी देता रहेगा। भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपना दिमाग यूज करते हैं। हम उस देश में रहते हैं जहां पर एक आदमी सारी पॉलिसीज को डिसाइड नहीं करता। हमारे पास भी अपनी पॉलिसी बनाने का हमें फ्रीडम है। यहां पर कोई ये नहीं है कि एक आदमी ने डिसाइड कर लिया कि कौन जिएगा और किसकी किडनियां निकाली जाएंगी, और अगले दिन से वो इंप्लीमेंट होता है। एक सिस्टम है हमारे पास। यानी कि जो चाइना के अंदर सो कॉल्ड एफिशिएंसी है, उसकी प्राइस भी है। यहां पर ना तो किसी चीज की फ्रीडम है, ना फ्लेक्सिबिलिटी है, और ना ही कोई फीडबैक देकर ऊपर भेज सकता कि भैया तुम्हारी पॉलिसी गलत है। 1 चाइल्ड पॉलिसी गलत थी तो 30 साल के बाद जाके पता लगा यार ये तो पॉलिसी हमने गलत बना दी। यानी कि भारत के अंदर जो क्योस है, मेस है, वो हमारे लिए गिफ्ट है, क्योंकि हम इसमें हमारे पास फीडबैक दे सकते हैं, हम लोग कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, पब्लिक डिबेट्स कर सकते हैं, हम ओपनली डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ, और रिजिलियंस भी क्रिएट हो रही है। डेमोक्रेसीज लड़कती पड़कती गिरती चलती रहेंगी, लेकिन वो सीखती रहती हैं। लेकिन कम्युनिस्ट के अंदर क्या है, जब तक वो क्रैश नहीं करते तब तक वो चलते रहेंगे। यूएसएसआर याद होगा, वो क्रैश किया तो पता लगा अंदर से खोखले थे। अब चाइना के अंदर भी क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। ये क्रैश करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, बट लेट्स बी रियल कि चाइना के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता आज की डेट में। ना अफ्रीकन्स करते हैं, ना यूरोपियंस, ना आसियान कंट्रीज। भारत कभी करता नहीं था, अमेरिका ने भी बंद कर दिया ट्रंप के आने के बाद। और इवन की जो चाइना के आसपास जो 18-19 कंट्रीज हैं, वो भी इनको ट्रस्ट नहीं करती। रीजन क्या है? क्योंकि चाइना ने कभी किसी के साथ पार्टनर बन के काम करने की कोशिश ही नहीं करी। ये बुली करते हैं हर एक को, हर एक कंट्री को, डिप्लोमेसी में भी। कभी डेट ट्रैप कर दिया, कभी साइबर अटैक कर दिया, कभी बैंक में से पैसे लूट लिए, कभी बॉर्डर के ऊपर कभी गलवान कर दिया।
और कभी अपना मिलिट्री का सामान आप ही के बैकयार्ड में दूसरे कंट्री को बेचना शुरू कर दिया, जैसे कि पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, म्यांमार को बेचना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आपको तंग करना है। यही काम ये बाकी कंट्रीज के साथ भी ऐसे करते हैं। यानी कि चाइना ने दोस्त नहीं बनाए, दुश्मन बनाए। दोस्त इनका कोई था ही नहीं। अब इंडिया ने क्या किया? हम कुछ नहीं कर रहे ऐसा, ना किसी को बुली कर रहे हैं, ना ही किसी कंट्री में ब्रिज बना रहे हैं। हम उनको सिखा रहे हैं कि ब्रिज बनाते कैसे हैं, ताकि तुम अपने कंट्री की तरक्की खुद करो। किसी को लोन नहीं, सिर्फ नो हाउ। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, यूएई हो, मिडिल ईस्ट हो, G20 हो। आप देखिए G20 को G21 हमने किया। अभी एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, हम अपनी परमानेंट सीट की बात नहीं कर रहे, हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, हम लैटिन अमेरिका की बात कर रहे हैं। इनको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, हम तो डिजर्व करते ही हैं। इसीलिए दुनिया हमें एज अ क्रेडिबल, केपेबल एंड अ कोऑपरेटिव ग्लोबल प्लेयर समझती है। हमसे को डरता नहीं है, लेकिन हमें रिस्पेक्ट मिलती है। चाइना से लोग डरते भी हैं और उसे रिस्पेक्ट भी नहीं देते। हमारे इंजीनियर्स पूरे दुनिया में, सिलिकॉन वैली कहीं भी है, उसको रन हम करते हैं। हमारे डॉक्टर्स दुनिया भर के हॉस्पिटल्स को रन कर रहे हैं। और हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो नेगोशिएट करते हैं यूनाइटेड नेशंस में एज अ प्रोफेशनल, नॉट लाइक अ पॉलिटिशियन। इसलिए चाइनीज को पता है कि फ्यूचर भारत का है। और भारत और भारतीय ये कभी भी एंटी चाइना नहीं थे, ना ही हम प्रो अमेरिका थे। हम हमेशा से प्रो भारत रहे हैं और इसी को सॉवरेनिटी बोली जाती है। जबकि चाइनीज हमेशा अमेरिका की तरफ देखते हैं कि यार अमेरिका तरक्की कर रहा है, हमें भी वैसा बनना चाहिए। हम देखते नहीं किसी की तरफ, हम अपनी तरफ देखते हैं। हम पहले कहाँ थे, अब कहाँ पहुंच गए हैं। और यही हमारी सॉफ्ट पावर भी है, यही हमारी स्ट्रेंथ भी है। इसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं, यानी कि घर घर में यहाँ पर डिप्लोमेट पैदा हुआ है। ये चाइनीज सोचते हैं। और दैट इज वाई हम सेइंग दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी तरक्की, अपने देश के ऊपर भी हमें ट्रस्ट है। ट्रस्ट है हमें अपनी करेंसी के ऊपर। ट्रस्ट है कि अगला जो वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा उसमें भारत अपनी जो पोजीशन है उसे बना के रखेगा। हमें ट्रस्ट है कि हमारी गवर्नमेंट जो हमारी इकोनॉमी जो राइज कर रही है, इसे आगे ऐसे ही लेके जाती रहेगी। हम चाइना की तरह स्लो डाउन में नहीं जाएंगे, क्योंकि चाइना स्लो डाउन कर रहा है बिकॉज दुश्मन है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी इन इकोनॉमी। और जो प्लान किया था वो सारा धरा का धरा रह गया कोविड के बाद। ऊपर से एजिंग पॉपुलेशन है, कोई भी चीज ठीक नहीं है। और लोगों ने मेड इन चाइना सामान वो खरीदना भी बंद कर दिया। यानी कि वहां पर एक स्ट्रक्चरल कोलैप्स होने की बिल्कुल आशंका है चाइना के अंदर, ये लोगों का कहना है। हाउसिंग क्राइसिस है। जो घर लोगों ने 5-5 करोड़ रुपए में खरीदे थे, आज 1.5 करोड़ में बिकना बंद हो गया। और जो चीज लोग बोलते थे कि भाई 2008 में जो क्राइसिस आया था वो सबसे बड़ा था दुनिया का, जो कि चाइना में आज की डेट में क्राइसिस है। यूथ अनएम्प्लॉयड है, प्राइसेस कम होती जा रही हैं, डिफ्लेशन का काम है यहाँ पर, फ्यूचर ब्लीक है। और गवर्नमेंट ने डाटा ही पब्लिश करना बंद कर दिया कि मायूसी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है। और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं यहाँ की, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके ऊपर डेट इतना ज़्यादा है वो अपना इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो यहाँ पर इट इज़ रियली कोलैप्सिंग। इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पर रीबैलेंस करना चीज़ों को वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये जो फ्री फॉल है उसे रोकने में लगी है गवर्नमेंट। और उसका अगर कॉन्ट्रास्ट देखते हैं भारत को, हम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क, भारतीय और भारत की गवर्नमेंट। हम नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि देश को आगे कैसे लेके जाना है। हम कोई स्कोर कार्ड नहीं देख रहे कि जीडीपी हमारी नंबर 1 होनी चाहिए, नंबर 2 होनी चाहिए। चाइना ने रेस लगा दी अमेरिका के साथ, इसीलिए नीचे आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी जो इकोनॉमी है उसे राइज करवा रहे हैं, एक एक कर। सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हम बन गए हैं। थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है हमारे पास। यूनिवर्सल बैंकिंग, आधार इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर चुके हैं। हम बेट्स लगा रहे हैं एआई के ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट चल रही है। डिफेंस कॉरिडोर है तो हमने अपनी कैपेबिलिटी ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी। हर चीज मेड इन इंडिया थी और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी नजर से दूर हो। कॉन्फिडेंट पॉपुलेशन है जो बिलीव करती है कि भारत अब राइज करेगा। और ये वो कंट्री है भारत
जहां पर आपको फ्रीडम है, कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। ना आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं और ना ही आप ऑपोजिशन कर सकते हैं यहाँ पर किसी चीज के ऊपर, और ना ही आप चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। याद करो, वेडनेसडे को पानी देना है, बारिश पड़ रही है, वो पानी दे रहा है, क्योंकि वो चेंज करने की उसको पावर ही नहीं है। और यहां पर गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, सिलेक्ट नहीं होती, एंड दिस गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू वोटर। जबकि चाइना में जो प्रेसिडेंट है उसको किसी को आंसर ही नहीं देना, बेशक वो सही है या गलत है। इसलिए बोल रहा हूं, चाइनीज भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि भारत परफेक्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन जो हमारा मॉडल है उतना फ्लॉड भी नहीं है। अब तो शुरू किया हमने, तरक्की के रास्ते के ऊपर पैर रखा है। और मैं एंड करूंगा एक पर्सनल ट्रूथ के साथ। मैं भी बिलीव करता था हमेशा कि 21st सेंचुरी में चाइना डोमिनेट करेगा और अमेरिका की एंकड़ी निकालेगा, अमेरिका को डिक्टेट करने की इजाजत ये देगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आगे आगे जाकर ना चाइना डिक्टेट करेगा, ना भारत, ना अमेरिका। इट विल बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। भारत डिफाइन करेगा कि हमारी पोजीशन दुनिया में वो कौन सी है। हम ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, सुपर पावर नहीं बनना चाहते। ग्लोबल पावर का मतलब क्या है? ग्लोबल पावर मीन्स मैं भी पावर हूं तो तुम भी पावर हो। हम नमस्ते करते हैं कि द डिवाइन इन मी, जो मेरे अंदर आत्मा है वो तुम्हारी आत्मा के सामने झुककर आपको नमन करती है। ये है हमारी संस्कृति। और ना ही हम चाइना की तरह दूसरों की टेक्नोलॉजीज को हम कॉपी करते हैं। हम खुद डेवलप करते हैं और उसे बेटर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बोल रहा हूं, चाइना ने बहुत तेजी से तरक्की करी और आज सांस लेना मुश्किल हो गया है, हांफ रहे। हम आराम आराम से कछुए की तरह हम चलते रहे। हम पिछले 10 साल से चल रहे हैं, अगले 20 साल और चलना पड़ेगा। लेकिन हम फास्टेस्ट राइज नहीं करेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे। और वो जब वहां पहुंचेंगे तो मोदी जी जब प्लेन चढ़ते हैं, आपने देखा होगा, वो पहले 10 सीढ़ियां चढ़ते हैं, उसके बाद वहां खड़े होकर देखते हैं कि मैं कितना आ गया हूं, वेव करते हैं, फिर अगली 10 सीढ़ियां चढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक है कि मैं हर कदम सोच के चलता हूं और देखता हूं कि मैं कहां पहुंच गया हूं। अब उससे आगे निकलने के लिए मुझे अब कौन सी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। जबकि बाकी कंट्री के प्रेसिडेंट्स क्या करते हैं, वो भाग के पहुंचते हैं ऊपर, वहां जाके सांस फूल जाता है। दोस्तों, वी आर नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, बट वी आर द लार्जेस्ट ग्रोइंग कंट्री एट द मोमेंट। हम भाग नहीं रहे, हम चल रहे हैं, क्योंकि पीछे स्ट्रेंथ है यूथ की। हमारे पास मार्केट है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, हमारे पास एक विजन है 2047 में हमने एक विकसित भारत बनाना है। ये वो लड़ाई नहीं है कि हु विल लास्ट द लॉन्गेस्ट, बट ये लड़ाई वो है कि अडेप्ट कौन करेगा बेटर वे से, कौन अपने कंट्री के लोगों को इंस्पायर करेगा ज्यादा। और इसीलिए चाइनीज ने भी अब भारत के ऊपर अपनी बेट लगा दी है। अब उन्हें दिखता है कि फ्यूचर भारत का है, चाइना का नहीं। ये वो चीजें हैं जो अंदर की मैंने पूरी एनालिसिस निकालकर मैंने आपके सामने रखी है। इसलिए मैंने बड़े प्यार से, आराम आराम से हर चीज को निकाल के, इतनी लंबी वीडियो तो मैंने आज तक कभी बनाई नहीं है, बट दिस वाज समथिंग विच आई रियली वांटेड टू शो यू कि चाइनीज अब चाइना के लिए और भारत के लिए अब क्या सोच रहे हैं। सो एंजॉय दिस मोमेंट्स। वंदे मातरम, जय सिया राम एंड भारत माता की जय।